पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न आते हैं। जिससे एसएससी जीडी की बात करें तो 25 प्रश्न एसएससी जीडी में आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो उसमें भी हिंदी के ही प्रश्न आते हैं 25, और लोअर पीसीएस में भी 25 प्रश्न आते हैं हिंदी के। यूपीपी में भी लगभग 25 ही प्रश्न आते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं लगभग उसमें हिंदी आती है। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहला हिंदी की उत्पत्ति और विकास, इसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 पे हिंदी के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उस आंदोलन के बारे में जानेंगे। और नंबर 3 स्टेप पे संविधान में हिंदी का क्या योगदान रहा, उसके बारे में। फिर चौथे पे संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या संशोधन किए गए। और फिर लास्ट का दिवस। ये 5 स्टेप में सीखेंगे, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल हल्के तरीके से पढ़ेंगे ताकि समझ में भी आए और बोरिंग भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वेदों में देखो तो संस्कृत मिलेगी, पुराणों में देखो तो संस्कृत मिलेगी, और भारत में आने वाले सर्वप्रथम आर्य लोग थे और उनकी भी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे प्राचीन भाषा भारत की हिंदी थी। संस्कृत थी। फिर समय समय पर इसमें बदलाव आने शुरू हुए। संस्कृत से पाली में बनी, फिर पाली से प्राकृत बनी, फिर प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और फिर अपभ्रंश के बाद कुछ समय बाद अवहट्ट बनी, और फिर इसके बाद शुरू होती प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। बात समझ में लगभग सभी के आ रही होगी। इसके बाद हिंदी था, तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि हिंदी अब ये यहाँ से संस्कृत से, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हिंदी की मूल जननी कौन थी, संस्कृत थी। तो ये हिंदी जो निकली है, ये हिंदी वास्तव में हिंदी नहीं थी। कई भाषाओं को, कई क्षेत्रों की बोलियों को मिला करके यह धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हिंदी का रूप मिला। जबकि हिंदी शब्द फारसी शब्द है। हिंदी शब्द कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। क्योंकि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण होने शुरू हो गए थे, मुस्लिम आक्रमण, और वो आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ रहे थे। सिंधु नदी रास्ते में मिलती है, उनको पार करते हो। सिंधु नदी पार करने के बाद जो उस तरफ रहने वाले लोग हैं, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को, उन लोगों ने हिंदू बोला और यहाँ की भाषा को हिंदी बोला। क्योंकि फारसी लोग सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं। इस प्रकार हिंदी का जन्म हुआ। तो लगभग बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक चीज़ और देखी थी कि पाली, संस्कृत के बाद जो दूसरी भाषा बनी थी वो थी पाली, और पाली के बाद जो दूसरी भाषा बनी थी वो थी प्राकृत। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे ज़्यादा पाली भाषा में दिए थे, और
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो ये एक प्रश्न हो गया आपका जीके का। यदि परीक्षा में आए कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए, तो उत्तर आएगा पाली। और अगर प्रश्न आता है जैन धर्म के जो पुस्तकें हैं वो किस भाषा में लिखी, या महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। तो इस तरह से धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। और अभी हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हमें, लेकिन ये हमें आपके माइंड में सेट करना था कि वास्तव में हिंदी कहाँ से निकली। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आंदोलन। हालांकि उसकी क्लास हम फिर और आगे लेंगे और अधिक जानेंगे। अगर एकदम से सारी चीज़ें जानेंगे तो हो सकता है कुछ भी माइंड में ना रुक पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरे स्टेप में पढ़ते हैं आंदोलन। आंदोलन कौन कौन से हिंदी के लिए चलाए गए, तो पहला था 1829 में एक समाज की स्थापना की गई, एक संस्था की स्थापना की गई जो विशेषकर हिंदी भाषा के लिए बनाई गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों को भ्रमित करने के लिए ये हिंदी आंदोलन ना कह करके इसको धार्मिक आंदोलन बोला गया। तो 1829 में पहली संस्था खोली गई थी, नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म इस तरह शुद्ध लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और इसका मुख्यालय जो बनाया गया था वो कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, तो 1829 में पहली संस्था खोली गई हिंदी के लिए, जिसको हम धार्मिक आंदोलन या हिंदी आंदोलन भी कह सकते हैं। लिख देते हैं ऊपर, हिंदी आंदोलन या धार्मिक आंदोलन। बात समझ में आ रही होगी, इकाई के लिए बनी थी, किस चीज़ के लिए बनी थी संस्था। तो राजा राम मोहन राय ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वर्ष बाद, तत्काल इसके एक वर्ष बाद यानी 1830 में सती प्रथा का अंत कराया था। सती प्रथा का अंत कराया था। सती प्रथा तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होती है सती प्रथा। सती प्रथा मतलब ये हो गया कि यदि किसी महिला का व्यक्ति मर गया हो तो उसकी चिता के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था, या उस महिला को भी उसके साथ मरना पड़ता था, वो भी सीधा सीधा कहने का मतलब महिला के इच्छा के विरुद्ध। और इसी तरह होती जौहर प्रथा। ये जौहर प्रथा और सती प्रथा लगभग सेम है, क्योंकि मरना औरतों को ही पड़ता था आदमियों के मरने के बाद। लेकिन जौहर प्रथा में वह महिलाएं स्वयं से अपने आप को जला लेती थी या मार देती थी। ठीक है, इसमें जब कोई राजा या उसका सैनिक वीर गति को प्राप्त होता था तो उसकी विधवा पत्नी स्वयं को जला देती थी या मार देती थी। ये थी जौहर प्रथा, यानी इच्छा मृत्यु है एक तरह की। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा उस महिला के विरुद्ध, उसके विरुद्ध मृत्यु दंड देना, उसको एक तरह का दंड ही है वो। दूसरी संस्था आई थी 1867 में, और इसका नाम था प्रार्थना समाज, और जिसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने इसका हेड ऑफिस यानी मुख्यालय या कार्यालय बनाया इसको बम्बई में। आत्माराम पांडुरंग उस समय
एक चिकित्सक हुआ करते थे, डॉक्टर, और एक समाज सेवक तो थे ही। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग उस समय चिकित्सक हुआ करते थे और समाज सेवक भी थे। और फिर तीसरी संस्था आती है 1875 में, और नाम है इसका आर्य समाज। और इस संस्था के संस्थापक दयाराम सरस्वती जी थे। और इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसका मुख्यालय बनाया गया था बम्बई को। ध्यान दें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो स्थान हैं, एक तो कोलकाता में ब्रह्म समाज और बम्बई, फिर उसके बाद में बम्बई प्रार्थना समाज और आर्य समाज। तो दयाराम सरस्वती ये भी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो हमारा उत्तर होगा दयाराम सरस्वती। और पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा दयाराम सरस्वती। यदि प्रश्न आ जाता है इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, बम्बई में, या इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो बम्बई में। इसी तरह से और भी सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा खोला गया 1895 में, और इसका नाम था में एक नई संस्था फिर से खोली गई, और इस संस्था का नाम था सनातन धर्म सभा। ठीक है, तो इस सनातन धर्म सभा का नाम 1902 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और सनातन धर्म सभा किस में बन गई थी, सनातन धर्म सभा को धर्म महासभा के नाम से संबोधित किया गया। यानी है वही संस्था। 1895 में सनातन धर्म सभा नाम की एक संस्था खोली गई, जो बाद में 1902 में धर्म महासभा के नाम से जानी गई। और इसका हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया था, तो ये हेड ऑफिस था इसका वाराणसी में। ठीक है, इतनी बात लगभग समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है लास्ट, पांचवी, रामकृष्ण मिशन। यानी 1897 में राम कृष्ण मिशन नाम की एक संस्था खोली गई। ये भी बड़ी प्रख्यात रही है, और इसके संस्थापक रहे हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था। इनकी ये अच्छी बात रही है, मिटा देते हैं। लगभग ये बात समझ में आई होगी सभी के, तो किस तरह से इनको याद करना है, तो देखें 1829 के बाद 67 है, फिर 75, फिर 95, फिर 97। तो 29 याद रखिएगा, 30 में सती प्रथा हुआ है, 67 में प्रार्थना, और 75 में बस 3 ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद में धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ठीक है, इन दोनों के बारे में ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा, क्योंकि ये संस्थाएं बहुत ही विस्तारित रूप से बढ़ती रहीं आगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें, संस्था अगर ये क्रम याद रहा, वर्षों का क्रम अगर याद रहा, तो ये अपने आप स्वतः ही याद हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने, भारत में सबसे पहले कौन आए, आर्य। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने के लिए आर्य, उन्होंने सनातन धर्म का विस्तार किया। ठीक है,
इस तरह से हो जाएगा, अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। तो ये धार्मिक आंदोलन थे जो हिंदी के लिए चलाए गए थे, या हम इनको हिंदी आंदोलन कह सकते हैं, जो अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए धार्मिक आंदोलन बताया गया। अगला है संविधान। संविधान में क्या चीज़ें बताई गई हिंदी के लिए? तो संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा के बारे में ही बताया गया है। हिंदी भाषा के बारे में मतलब बताया गया है कि कार्यालयों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, वैकल्पिक भाषा कौन सी रहेगी अंग्रेजी के अलावा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हिंदी को बोला जा सकता है, ये अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 51 तक बताया गया है। अगला देखते हैं भाग। संविधान के ही कौन से भाग में हिंदी के बारे में बताया गया? तो भाग 17 के बारे में बताया गया। भाग 17 में बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। अब समझ नहीं आ रहा है कि राजभाषा क्या राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो बताया ये गया है किताबों में कि यदि किसी भी देश में 50% से अधिक लोग, लगभग 60 तक, अगर कोई एक भाषा यूज़ करते हैं तो वो राजभाषा कहलाएगी, क्योंकि शेष 40% लोग वो भाषा नहीं बोल रहे हैं ना, तो इसलिए वो भाषा कैसी राजभाषा कहलाई जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब कि ये राज्यों में बोली जा रही है, वो भी सारे राज्यों में नहीं बोली जा रही, कुछ राज्यों में बोली जाती है, इसलिए इसको राजभाषा बोला गया। तो राष्ट्रभाषा कब होगी? जब 100% लोग बोलने लगेंगे तब वो राष्ट्रभाषा हो जाएगी। इसलिए भाग 17 में हिंदी को क्या बताया गया है? हिंदी हमारे देश की राजभाषा रहेगी। अब बात करते हैं अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची 8 में मूल संविधान में, यानी जब संविधान बनाया गया था, मूल संविधान में अनुसूची 8 में भाषाओं को रखा गया। और भाषाएं कितनी? 14 भाषाओं को रखा गया था। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं एक बार देख लेते हैं ज़रा। तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली में हिंदी मान लो, क्रम कोई ये ज़रूरी नहीं है, याद रखने के लिए हमने रखा है हिंदी। हिंदी के बाद संस्कृत, उर्दू, ये 3 भाषाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर यदि भारत का मानचित्र बनाया जाए यदि भारत का मानचित्र बनाया जाए तो भारत में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर ये जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर यूपी है, फिर बिहार है, इस तरह से इनके सीमाएं हैं। ये उड़ीसा है, ये तमिलनाडु है, फिर ये गुजरात है, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर ये गुजरात है, फिर पंजाब है, इस तरह से इनका क्रम है। तो यहाँ पर बताना हम ये चाहते थे कि अब जो भाषाएं होंगी वो राज्यों के नाम से लगभग होंगी। जैसे पहले ऊपर से क्रम से शुरू करते हैं, कश्मीर से है तो कश्मीरी हो गई। ठीक है, कश्मीर के बाद में फिर इधर नीचे आते हैं तो असम की है, असमिया हो गई। ठीक है, फिर बंगाल में जाएगी तो बंगाली हो जाएगी, उड़ीसा में आएगी तो उड़िया हो जाएगी। ठीक है, तमिल में जाएगी तो तमिलनाडु में जाएगी तो तमिल हो जाएगी। और फिर इसी क्रम में ऊपर बढ़ेंगे तो गुजरात में जाएगी तो गुजराती हो जाएगी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी हो जाएगी, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी हो जाएगी।
तो गिनिए जरा कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बची हैं 3 वो कौन कौन सी हैं, तो मलयालम, फिर कन्नड़, और 14वीं थी वो तेलुगु। बात समझ में आई नहीं है? तो देखें, पहले तो हम 3 भाषाएं हैं पढ़ेंगे, देखा है 3 भाषाएं थी जो वो मूल संविधान में रखी गई, हिंदी, संस्कृत या संस्कृत, फिर हिंदी, फिर उर्दू, इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई क्रम नहीं है ज़रूरी कि इस तरह से रहे। फिर हमने बोला कि भारत में देख लें मानचित्र के आधार पर जब आप देखेंगे तो राज्यों के नाम से ही उनकी भाषाएं रख दी गई हैं। कश्मीरी, असम में गए असमिया, बंगाल बंगाली, उड़ीसा तमिलनाडु की तमिल, गुजरात की गुजराती, यानी महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी। अब बची थी 3, तो ये 3 आपको याद करनी थी, बाकी तो आप याद ही कर लेंगे। यानी 4 भाषाएं इधर की, 4 भाषाएं, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, उड़िया, ठीक है, 4 भाषाएं इधर की हो गई। एक हो गई दक्षिण भारत की, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएंगी 3 भाषाएं, महाराष्ट्र की, गुजरात की और पंजाब की हो गई, ठीक है। तो ये क्रम है इनका, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता था यहाँ पर अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं बताई गई थी, ये जोड़ी गई थी या थी वहाँ पर। फिर भाषा के लिए संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं अभी, अगला टॉपिक है ना, अगला नंबर संशोधन। तो भाषा के लिए संविधान में पहला, भाषा के लिए है, संविधान का पहला नहीं है, तो भाषा के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया 1967 में, ठीक है। 1967 में ये 21वां संविधान के अनुसार देखा जाए कि कौन सा नंबर का संशोधन था, 21वां। संशोधन क्या होता है? संशोधन का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये रूम है और आपको गर्मी लग रही, तो आप इस रूम को तोड़ोगे नहीं, उसमें जाली लगवाओगे या पंखे लगवाओगे। तो मतलब ये हो गया संशोधन का कि वो उस चीज़ में कोई नई चीज़ जोड़ देना है। संशोधन क्या होता है? उस पुरानी चीज़ में कोई नई चीज़ जोड़ देना, वो संशोधन कहलाता है। तो संविधान में कौन से नंबर का संशोधन था? 21वां संविधान संशोधन। वर्ष कौन सा? 1967। तो चलो उसको उल्टा लिख लेते हैं इधर से, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी ये आपका पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। ये ध्यान रखिएगा, भाषा के लिए प्रथम है। और ऐसे अगर पूछा जाए संविधान का पहला संशोधन कब हुआ, तो वो 1951, संविधान का संशोधन हो, यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं ना। फिर दूसरा संविधान संशोधन भाषा के लिए किया गया और वो था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इसको हम देखो याद करने का एक क्रम बता देते हैं। ये पहला शब्द उठा लो, नेपाली का पहला अक्षर और मणिपुरी का भी पहला अक्षर और कोंकणी का भी पहला अक्षर। तो इस तरह से यदि एक शब्द बना तो वो हो गया नमक। अब नमक कौन नहीं खाता? लगभग सभी लोग खाते हैं। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हम नमक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेपाली कहाँ बोली जाएगी? तो बताया गया नेपाली भाषा नेपाल से सटा हुआ राज्य सिक्किम में बोली जाएगी, ठीक है। और मणिपुरी, ये तो मणिपुर एक राज्य है भारत का,
तो उस राज्य के आधार पर इसका नाम पड़ गया मणिपुरी। कोंकणी कहाँ बोली जाएगी, तो यहाँ लिखे देते हैं मणिपुरी मणिपुर में, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। और कोंकणी, ये कोंकणी बोली जाती है गोवा में। कोंकणी कैसे याद रखो गोवा में, तो गोवा समुद्री इलाका है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो समुद्र में बड़े बड़े से केकड़े आते हैं, केकड़े से कोंकणी, है ना, याद आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन, तीसरा है भाषा के लिए। तीसरा संविधान संशोधन कौन सा था, 92वां, वर्ष 2003। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो 4 कौन कौन सी हैं, तो बोडो, डोगरी, डोंगरी कर दो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तीसरा भाषा के लिए तीसरा था, भाषा के लिए तीसरा संविधान संशोधन, भाषा के लिए वर्ष 2003। संख्या कौन सी थी, 92वां संविधान संशोधन। भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो डोगरी बोली जाती है आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर। मैथिली बोली जाती है बिहार में और संथाली बोली जाती है आपके में झारखंड, झारखंड के कुछ सीमा, कुछ क्षेत्र, और इसी में बिहार का कुछ क्षेत्र और फिर उड़ीसा का कुछ क्षेत्र। संथाली बोली जाती है झारखंड के क्षेत्र में, बिहार और उड़ीसा के कुछ कुछ सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर। और बोलने वाले संथाली मुंडा जाति के लोग हैं, संथाली भाषा बोलने वाले मुंडा जाति के, जनजाति के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुंडा जनजाति में वो भगवान माना जाता है, भगवान माने जाते हैं। मिटा देते हैं इसको। अच्छा, बोडो रह गई, है ना, तो बोडो ये मेघालय और असम के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इसको इसलिए हमने बाद में लिखा कि जो पहले तुम्हें पता हो पहले वो लिख लो। यही काम परीक्षा में भी करना होता है। जो तुम्हें प्रश्न आते हो सबसे पहले उन प्रश्नों को करो, और जो छूट रहे हो, जो नहीं आ रहे हैं, शेष समय उसमें लगाओ और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी में, ठीक है। तो ये बातें लगभग समझ में आ गई होंगी। तो इसको देखो, पहले में एक ही भाषा जोड़ी गई सिंधी, दूसरे वाले में 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हमने नमक के नाम से याद करा, और जो चौथी वाली है तो मैथ का एक फॉर्मूला होता था, मैथ का, गणित का, बोर्ड मास। इससे इसको याद रख सकते हो। बा से बोडो हो गया, डा से डोगरी हो गया, मा से मैथिली हो गया और सा से संथाली हो गया। बोर्ड मास ये याद रहेगा, वो नमक याद रहेगा, ठीक है। आज जल्दी आना हुआ ना, हिचकियाँ आ रही। चलिए ठीक है, इसको पूरा मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं दिवस की। कौन कौन से दिवस इसके लिए चलाए गए। तो देखते हैं, वर्ष 1975 का समय, और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, इसी तरह से इंदिरा गांधी जी माननीय है, सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो 1975 का समय, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का दौर था।
तो 10 जनवरी 1975 को राष्ट्रीय नहीं विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और विश्व का है तो मतलब यूएनओ से ही इसकी मान्यता मिलेगी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपका जीएस का जीके का प्रश्न हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ना विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो आंसर होगा 10 जनवरी को। 1975 में प्रथम कहाँ हुआ, प्रथम हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया, तो उत्तर होगा नागपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को 1975 को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये प्रत्येक वर्ष ना मना करके इसको हर 3 वर्ष के अंतर पर मनाया जाने लगा। 3 वर्ष के अंतर पर ये मनाया जाने लगा, 3 वर्ष के अंतर पे मनाया जाने लगा। ठीक है, अब 2015 की अगर हम बात करें, वर्ष 2015 में, तो 2015 में भोपाल में मनाया गया था। ठीक है, फिर 3 वर्ष बाद यानी कि 2018 में मॉरिशस में मनाया गया। ठीक है, और फिर 2021 यानी इस समय का दौर, 2021 में कहाँ मनाया गया, अरे बताओ भाई 2021 में कहाँ मनाया गया, चलो ठीक है बता देते हैं। मध्य प्रदेश के देवास, मध्य प्रदेश के देवास जिले में या देवास स्थान पर ये हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस है, ध्यान रखिएगा। पूछ देता है कि जीएस का प्रश्न, जीके का प्रश्न है, पूछ देता है कि बताइए इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी, ये इसकी थीम थी। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय विश्व का हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। अब एक और होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका भी एक अपना सिस्टम है। जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हिंदी के बारे में, उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कहाँ से कैसे हुआ, और उस हिंदी भाषा के लिए संविधान में संशोधन कैसे किए गए, कब कब किए गए, और कौन कौन सी भाषा हिंदी के साथ जोड़ी गई, है ना। और फिर दिवस भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये आज के लिए हम सोच रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ोगे हो सकता है बाउंस कर जाए, समझ ना आए, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में फिर कुछ समझ नहीं आता, पुराना भूला जा सकता है, भूलते रहते।